यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, क्या नाम है चैप्टर का, शारीरिक क्रियाएं तथा नेतृत्व। तो इसकी मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन करा दी है एक सेपरेट वीडियो में। अगर आपको वो देखनी है तो आप वो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और मेरी माने तो पहले आपको उसे ही देखना चाहिए, क्योंकि जब हमें एक्सप्लेनेशन यानी कि पूरा चैप्टर अगर हमें क्लियर है तो हम अच्छे से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं सेम एज इट इज़ वही आएँ, तो इसीलिए आपको पहले क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने जो 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ना वहाँ से, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे, 2 नंबर के भी आएंगे एंड 4 या फिर 5 नंबर के भी आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेतृत्व क्या है, किन्हीं 2 नेतृत्व गुणों का उल्लेख करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेतृत्व क्या होता है, तो सेम वही उसकी डेफिनेशन लिखनी है एंड देन जो इसके 2 गुण थे, यानी कि एक तरीके से इसकी भूमिका क्या होती है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट है आपका डेफिनेशन आपको बतानी है, तो क्या लिखेंगे, नेतृत्व व्यक्तित्व का व्यक्ति का वह गुण होता है जिससे वह दूसरे व्यक्तियों के जीवन में विभिन्न मार्गदर्शन करता है तथा दूसरों के जीवन और व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो लीडरशिप होते हैं, यानी कि जो नेतृत्व होता है, वो व्यक्ति का सबसे अच्छा गुण होता है, जिसमें कि क्या होता है, वो दूसरे व्यक्तियों के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, वो भी एक सकारात्मक रूप में, यानी कि पॉजिटिव वे में। साथ ही साथ उनका अच्छे से मार्गदर्शन करता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि अपनी टीम का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी एक कैप्टन की होती है, ठीक है। अब इसके 2 गुण बताने हैं हमें, तो 2 गुण क्या होंगे इसके 2 गुण होंगे। पहला आप बुद्धिमान लिख सकते हैं, दूसरा आप कर्मठ लिख सकते हैं। वो बाकी आपकी मर्जी है कि आप और सभी भी लिख सकते हैं, जैसे कि अच्छा व्यक्तित्व हो, बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। और सेकंड आपका क्वेश्चन आ जाता है, सफरिंग के दौरान होने वाले किन्हीं 2 खतरों के बारे में बताइए। तो सफरिंग क्या होता है, सफरिंग वो साहसिक खेल है जो हम पानी में खेलते हैं, ठीक है। तो पानी में खेलेंगे तो सबसे बड़ा खतरा तो क्या होगा कि डूबने का खतरा होता है। सेकंड टकराना, यानी कि रेत के ढेर या फिर चट्टान होती हैं उनसे टकरा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो समुद्र है खाली उसमें ये थोड़ी ना है कि खाली वो पानी है, साइड में आसपास कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत छोटी मोटी चट्टानें तो हो ही सकती हैं। फिर है समुद्री जीव, अगर हम समुद्र में कर रहे हैं सफरिंग तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जैसे जो खतरनाक समुद्री जीव होते हैं, जैसे कि आपकी शार्क होती है और जेलीफिश होती हैं, जो भी ये जीव होते हैं इनसे हमें काफ़ी खतरा होता है। नेक्स्ट फिर आप लिख सकते हैं समुद्री धाराएं, जैसे कि जल गति, बहाव। हम सभी को पता है कि डूबने का कारण क्या होता है, अगर जो समुद्र है उसमें ज़्यादा तेज़ लहर आनी शुरू हो जाएंगी तो उसमें डूबना तो बिल्कुल निश्चित ही हो जाता है, ठीक है। तो आप 2 बता सकते हैं या फिर 3 बता सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इस तरीके से अगर आप लिख के आएंगे इस वे में तो आपको टीचर 1 भी नंबर नहीं देगा। कैसे लिखना है, डूबना लिखा, ऐसे 2 डॉट डाले, बीच में एक डैश किया एंड इसके बारे में 4-5 लाइन में डिफ़ाइन कर दो। अगर आप इसको डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो टीचर को क्या पता कि डूबने का अर्थ क्या होता है। और हमेशा एक बात हमें ध्यान में रखनी होती है कि जब भी हम अपना आंसर लिखते हैं तो हमें ये नहीं सोचना कि हम स्टूडेंट हैं, हमें ये सोचना है कि हम टीचर हैं। यानी कि एक टीचर जो होता है वो पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट्स को, क्लास को, ऐसे ही हमें अपने एग्ज़ाम में पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है अपने आंसर को। हम टीचर होते हैं एग्ज़ाम देते वक्त, और जो हमारा टीचर चेक करता है एग्ज़ाम को वो उस टाइम पर स्टूडेंट होता है। वो स्टूडेंट के नज़रिए से ही देखेगा कि जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से लिखा गया है, सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो रही हैं या फिर नहीं। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो थर्ड वाला क्या है, पर्वतारोहण के लिए हम किन सुरक्षा उपकरणों की ज़रूरतें हैं। जो पर्वतारोहण होता है, आप सभी को पता है पर्वतारोहण क्या होता है, यानी कि जो चट्टानें होती हैं, पर्वत होते हैं, उन पर चढ़ाई करनी होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे सुरक्षित जो उपकरण होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो कौन कौन से होते हैं, तो देखो सबसे बड़ी बात, पहले तो रस्सी भी लेकर जानी चाहिए हमें। सेकंड, हथौड़ा लेकर जा सकते हैं, और आपके पास एक नक्शा यानी कि मैप होना चाहिए, और जूते मजबूत होने चाहिए आपके, और हेलमेट पहना हुआ आपने, क्योंकि अगर आप गिरते हैं तो उस टाइम पे आपके सिर पर चोट लगने का खतरा कम हो जाता है, ठीक है। और धूप का चश्मा भी हो आपके पास, साथ ही साथ दस्ताने भी हों, और क्या कर सकते हैं, कैंपस भी हो। तो ये 4-5 चीज़ें लिख देंगे ना तो चल जाएगा, 2 नंबर में 4-5 चीज़ें भी लिख कर आएंगे तो चल जाएगा।
ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सभी की सभी ही लिखनी है। नेक्स्ट फिर आपका 4th क्वेश्चन है, साहसपूर्ण गतिविधियों के दौरान किन किन सुरक्षात्मक उपायों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम साहसपूर्ण गतिविधियाँ करते हैं, यानी कि जिसमें हमारी ताकत लगती है, क्योंकि शारीरिक क्रिया क्या होती है जिसमें ऊर्जा की खपत होती है, तो साहसपूर्ण जो गतिविधियाँ होती हैं उस टाइम पे हमें कुछ सुरक्षात्मक उपायों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। तो वो कौन से होते हैं, बस हमें वही बताना है। तो सबसे पहला तो आप ये लिख सकते हैं कि विशेषज्ञों की सलाह, यानी कि कोई भी अगर आप साहसपूर्ण गतिविधियाँ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रैकिंग कर रहे हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं, या फिर आप पर्वतारोहण कर रहे हैं, ठीक है, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं साहसिक खेलों में से, तो आपको विशेषज्ञों की सलाह लेनी अति आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्यों? हो सकता है कि उस टाइम जो आपकी बॉडी है वो उसके लिए रेडी ना हो उस साहसपूर्ण खेल के लिए, तो उस टाइम पे फिर आपको खतरा हो सकता है, ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि जो साहसिक गतिविधियाँ हैं उसके लिए हमें ट्रेनिंग भी चाहिए। साहसिक गतिविधि करने से पूर्व हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, चाहे हम कोई भी कर रहे हैं, चाहे हम रॉक क्लाइंबिंग क्यों ना कर रहे हो, उसमें हमें ये नहीं सोचना है कि तो बहुत ईजी है, क्योंकि कोई भी साहसिक जो खेल है वो आसान नहीं होता है, हर किसी में थोड़ी ना थोड़ी मुश्किल तो होती है, तो उसकी ट्रेनिंग अति आवश्यक है। नेक्स्ट है मौसम के अनुसार साहसिक गतिविधियाँ। हाँ जी, जो मौसम है उसके अनुसार ही हमें साहसिक गतिविधियाँ करनी चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि आप पर्वतों पर, चट्टानों पर चढ़ने जा रहे हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं और उस टाइम पे बारिश हो जाए, तो बारिश होगी उस टाइम पे, सीज़न अगर मानसून का चल रहा है तो ऑफ कोर्स आपका पैर फिसलेगा और उससे आपको चोट लग सकती है, खतरा होगा, ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर है आपका नेक्स्ट, आप लिख सकते हैं गतिविधि पूर्व चिकित्सक सलाह, यानी कि डॉक्टर से सलाह लेना कि जो ये हम गतिविधि करने जा रहे हैं इससे हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा, इस तरीके से आप उनसे सलाह जो है वो ले सकते हैं। और फिर आप बाकी कुछ लिखें तो आप ये लिख सकते हैं कि सभी सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करना, यानी कि जो भी हमारे उपकरण होते हैं, यानी कि जैसे कि उपकरण का मतलब क्या है, जो भी हम अपने लिए लेकर जाते हैं, जैसे कि मशीन्स टाइप जो लेकर जाते हैं, ठीक है, उपकरणों को बेसिकली मशीन बोलते हैं, बट यहाँ पे मशीन नहीं होगा क्योंकि आप वहाँ पे कोई मशीन नहीं लेके जा रहे हैं। जैसे कि आप हेलमेट लेकर जा रहे हैं, आप जूते पहन कर जा रहे हैं, तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान से रखना है, ये जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें उपकरण के रूप में आ जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर आप फटे हुए जूते लेकर जा रहे हैं तो उससे आपको दिक्कत होगी, अगर आप हेलमेट जो है वो ढीला लेकर जा रहे हैं, हो सकता है कि आप जब चढ़ाई करें तो वो आपके सिर से निकल कर नीचे गिर जाए, तो क्या आप उसे नीचे लेने जाएंगे, नहीं ना, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फिर पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग जो होता है हमारा, उस पर हमें एक टिप्पणी लिखनी है, तो हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी हम किसी भी चीज़ पर टिप्पणी लिख रहे हों उस टाइम पे आपको ऐसे पैराग्राफ में नहीं लिखना है, ये आपके सपोर्ट मटेरियल बुक में ऐसे ही दिया जाता है, बट जब भी हम टिप्पणी लिख रहे हैं ऐसे नहीं लिखना, जैसे मैंने सिखाया पॉइंट वाइज वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो क्या है, जो पैराग्लाइडिंग है वो एक मनोरंजक खेल और प्रतिस्पर्धा साहसिक खेलों में से एक है, ठीक है। यह हल्के पैराग्लाइडर विमानों के द्वारा की जाती है, ठीक है। जो हल्के जो पैराग्लाइडिंग है वो किस तरीके से की जाती है, हम सभी को पता है कि देखो मैंने यहाँ पे ना आप सभी के लिए एक पिक्चर लगाई है, उसको ध्यान से देखना है, ये पैराग्लाइडिंग की ही पिक्चर है। इस तरीके का आपने कभी गुब्बारा टाइप ऐसे देख रखा है, जस्ट लाइक अ पैराशूट, जैसे हम पैराशूट को देखते हैं उस तरीके से। उसके नीचे ये जो कोई भी व्यक्ति अगर इसको कर रहा है तो वो इस तरीके से एक बैग टाइप में बंद होता है ना, और ऊपर ऐसे इसके बहुत ही ट्रांसपेरेंट टाइप वायर जो हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, एंड देन ये एक हल्का हवा का गुब्बारा होता है, काफ़ी हल्का विमान होता है ये, और ये एयर में किया जाता है, यानी कि हवाई खेल है ये। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक पैराग्लाइडिंग आखिरकार होता क्या है, ठीक है, यहाँ से क्लियर है। अब चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो अभी आपने एक पिक्चर के थ्रू समझा कि पैराग्लाइडिंग होती क्या, अब इसे एक आंसर के फॉर्म में आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आप पिक्चर ड्रॉ करके तो नहीं आ सकते हैं। तो क्या होगा, इसमें पायलट विंग के नीचे लगे हॉर्न्स में बढ़ता है और दूसरे व्यक्ति को हॉर्न्स के सहारे खुद से बांधता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बैग टाइप स्ट्रक्चर में एक आदमी जो है, जो भी इस खेल को कर रहा है वो बनता है। विंग को लाइन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, पंखे के सामने आने पर हवा का दबाव बाहर बहने वाली गति युक्त हवा की ओर होता है, जिससे व्यक्ति हवा में खिंचता है, इसे ही पैराग्लाइडिंग कहते हैं। तो यहाँ से क्लियर है, मैंने पिक्चर दिखाकर आपको पूरे अच्छी तरीके से समझाया कि पैराग्लाइडिंग आखिरकार होती क्या है। अब उसे आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है।
अब हम बात करेंगे जो आपके 3 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्या शारीरिक क्रियाकलाप जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो आप सभी को पता है कि जो शारीरिक क्रियाकलाप हैं वो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। तो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? अगर हम शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं, यानी कि कुछ एक्सरसाइज हम करते हैं डेली रूटीन में, तो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट होता है। सबसे पहली बात तो ये हमारे मोटापे को घटाता है। सेकेंड, जो हमारा उच्च रक्तचाप होता है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको नियमित कर देता है। थर्ड, हृदय के स्वास्थ्य में सुधार करता है काफ़ी, ठीक है। काफ़ी सारे पॉइंट्स तो मैंने ऐसे ही बता दिए, तो इसमें आप ये सभी ऐड कर सकते हैं। देखो, आपको ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से मेंशन करके या आंसर करके आना है कि मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि और उसके बाद आप ये सब लिखें। नो, ऐसा नहीं करना। क्या करना है, आप ऐसे लिख सकते हैं, रक्तचाप का स्तर नियमित होना। यहाँ पे कम जो है वो ऐसे दे देते हैं, लेकिन ये गलत होता है। कभी भी कम नहीं लिखना, क्योंकि खुद ही सोचो, कोई भी अगर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और उससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है अगर वो लो हो जाएगा तो उससे दिक्कत होगी। वो हमारी जो जीवन की गुणवत्ता है उसको किस तरीके से बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता ना। इसीलिए रक्तचाप का स्तर नियमित होना या फिर नियमित कर देता है, तो इस तरीके से आप डिफाइन करके आ सकते हैं। और हृदयघात की संभावना को कम करता है ये, ठीक है। उसके बाद हम इसमें से लिख सकते हैं कि जो मानसिक है उसमें आप लिख सकते हैं ऊर्जा स्तर का बढ़ना, ठीक है। और आप लिख सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होना। उसके बाद अब भार नियंत्रण की बात आ गई, तो जो मोटापा है उसको कम कर देता है, ठीक है। मोटापा कम करना, साथ ही साथ जो बीमारियां हैं जैसे कि मधुमेह, हृदय रोग व गठिया से बचाव जो है ये करता है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, क्या है, एक अच्छे नेता में कोई 3 गुणों का वर्णन कीजिए। जो एक अच्छा नेता है उसके अंदर किसी 3 गुणों का वर्णन हमें करना है। तो मैंने बहुत सारे आपको गुण इसके बता रखे हैं। सबसे पहला आकर्षक रूप, ठीक है, या फिर नेता का व्यक्तित्व हो सकता है। नेक्स्ट आपका कर्मठ आप लिख सकते हैं। तो इनके अंदर का पढ़ लीजिए फटाफट से। देखो, आकर्षक रूप में क्या है, नेतृत्व में व्यक्ति के रूप का बहुत महत्व होता है। सबसे पहली लाइन आप ऐसा करके लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि इससे व्यक्ति का प्रथम प्रभाव पड़ता है। आकर्षक रूप वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति की ओर अधिक लोग आकर्षित होते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ही हमारा लास्ट इंप्रेशन होता है। यानी कि होता है ना, कोई व्यक्ति जब हमें मिलता है, कोई पर्सन हमें मिलता है और उसका अगर हमें बहुत अट्रैक्टिव लगे तो हम अपने आप ही उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। मतलब उसका नेचर भी काफ़ी अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि उसकी पर्सनैलिटी ही काफ़ी अच्छी हो या फिर उसका ड्रेसिंग सेंस ही काफ़ी अच्छा हो। मतलब हमें वो देखने में अच्छा लगता है। जब हम उससे बातचीत करते हैं तो उसका नेचर भी हमें अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, कर्मठ। कर्मठ क्या है? शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता को कर्मठ होना अति आवश्यक है। एक कर्मठ व्यक्ति का सभी आदर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इसका नैतिक स्तर होना चाहिए या फिर बुद्धिमान होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, क्या साहसिक खेलों के कोई 3 उद्देश्य बताइए। जो साहसिक खेल हम खेलते हैं उसके कोई 3 उद्देश्य बताने, यानी कि वो क्यों खेल रहे हैं, किसी उद्देश्य से तो खेल रहे होंगे। तो सबसे पहली बात तो आप ये लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ वही लिखे, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि डर से उभारता है, प्रकृति के साथ जोड़ता है, ठीक है। अतिरिक्त ऊर्जा की उचित उपयोग होता है, यानी कि जो भी हमारे अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका उचित तरीके से उपयोग होता है। आप खुद ही सोच सकते हैं, एक आप बेड पर लेटे हुए हैं और एक आप प्रकृति के साथ जुड़कर वहाँ पर कुछ खेल खेल रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, अपने खुद से कंपटीशन कर रहे हैं स्वयं से, तो क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो आत्म जो क्या बोलते हैं उसको, आत्मसम्मान जो है वो बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है एकाग्रता विकसित करता है, यानी कि एक जगह हम ध्यान लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको पता होता है कि मेरा लक्ष्य है उस पर्वत की चोटी तक पहुंचना है, वो भी एक रस्सी को पकड़कर। तो उस टाइम पे आप कहीं और आगे पीछे नहीं देखेंगे या फिर आपका माइंड कहीं और आपको नहीं लेकर जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो एकाग्रता है वो विकसित होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 4th वाला, ट्रैकिंग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करो। तो ट्रैकिंग के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं? अब आप सभी कहेंगे कि ट्रैकिंग के विभिन्न प्रकार तो हमने पढ़े नहीं, तो इसका कोई प्रकार वगैरह ऐसा कुछ खास नहीं है। क्या होता है, देखो, ट्रैकिंग एक तो आसान तरीके से हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो आसान ट्रैकिंग में क्या होगा कि हम काफ़ी कम जो ऊंचाई पर चढ़ाई करें, यानी कि ज़्यादा ऊंचाई ना हो और उस पर हमें चढ़ाई करनी हो, तो उसको कहते हैं आसान ट्रैकिंग, यानी कि जिसमें आसान है, हम उसको मुश्किल नहीं बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका मध्यम ट्रैकिंग, यानी कि जो मीडियम है, यानी कि थोड़ी बहुत चढ़ाई है लेकिन वो भी आसान है, यानी कि आसान ट्रैकिंग की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन होगा, बट इतना भी कठिन नहीं होगा कि आप कर ही ना पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कर्मठ या फिर विकट
ट्रैकिंग। कर्मठ या फिर विकेट यानी कि जो मुश्किल होती है, थोड़ी सी और मुश्किल हो जाए आसान से, इसमें क्या है अत्यधिक शारीरिक प्रयास तथा दृढ़ता की आवश्यकता पड़ती है, उसको कहते हैं कर्मठ या फिर विकेट ट्रैकिंग। एंड फिर लास्ट आपका आता है कठिन। कठिन ट्रैकिंग यानी कि जो सबसे मुश्किल होती है, जिसको करने के लिए हमारे पास साहस होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप अपने वर्ड्स में लिख कर आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है सफरिंग हेतु आवश्यक सुरक्षा उपायों का वर्णन करो। जो सफरिंग है यानी कि जो नदी में सफरिंग करते हैं, रिवर्स में होते हैं ये, समुद्र में होती है, पानी का खेल होता है बेसिकली, तो इसके लिए कुछ सुरक्षा के उपाय हमें बताने हैं। तो सुरक्षा के उपाय क्या होंगे? देखो, सबसे पहला उपाय हम ये लिख सकते हैं कि हमेशा उन जगहों पर सफरिंग करें या तैराकी करनी चाहिए जो सफ़र लार्ड फाइंड जो है उसके लिए जांच कर रहे हो, ठीक है। एक तो हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि जहाँ पर भी हम सफरिंग कर रहे हैं वहाँ पर हम अकेले ना करें, ठीक है। अगर हमारी कोई टीम जा रही है तो वो बेस्ट रहता है। सेकंड थिंग, हमें जो तैरना है वो आना चाहिए। अगर हमें तैराकी नहीं आती तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती है। और फिर इन्होंने नेक्स्ट बताया लाल पीले झंडे के बीच में ही सफरिंग करें, यानी कि लाल पीला झंडा कुछ उनका मार्क वगैरह होता होगा, उसके बीच में आपको सफरिंग करनी चाहिए। हमेशा एक साथी के साथ ही किसी के निर्देश में ही तैरें, यानी कि कोई ना कोई अपना एक दो साथी जो है ना वो बना ले, जैसे कि मैंने आपको कहा था अकेले ना करें। और फिर है खाना खाने के बाद स्विम ना करें। आपने कभी ये चीज़ सुन रखी है कि खाना खाने के बाद हमें स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ उससे हमारे जो पेट है उसमें दर्द हो जाता है, हम स्विमिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे आपके नीचे इन्होंने दिए हुए हैं, तो उसको आप रीड करके अपने वर्ड्स में लिख कर आ सकते हैं। नेक्स्ट फिर आपका है पैराग्लाइडिंग करते समय सुरक्षा के उपाय क्या होंगे। तो पैराग्लाइडिंग करते समय क्या चीज़ें होनी चाहिए? एक पंजीकृत क्लब के साथ ही पैराग्लाइडिंग करें। ऐसा नहीं है कि आप अकेले कर रहे हैं। पैराग्लाइडिंग की जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी उसमें एक ही पर्सन कर रहा था, बट नहीं, उसमें 2-3 पर्सन जो है वो कर सकते हैं। तो आपको किसी एक क्लब के साथ करना चाहिए ताकि आपको जो चोट लगने का खतरा जो कम हो जाए। तो ये आप लिख सकते हैं। और पैराग्लाइडिंग के लिए आपको प्रशिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपको ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। परीक्षक से ही पैराशूट उड़ाना सीखें, यानी कि अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाह रहे हैं तो पहले आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। और क्या करना है, देखो एक और चीज़ कि आप पैराग्लाइडिंग खुद से सीखने की कोशिश ना करें, ये जो है काफ़ी ख़तरनाक होगा, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि उड़ान का वह स्तर ना करने की कोशिश करें जो आपके अनुभव के स्तर से परे हो, यानी कि हो सकता है कि आप सोचें कि हमें थोड़ा सा और ऊंचा उड़ना चाहिए, लेकिन आपने कभी ट्रेनिंग टाइम पे उतना नहीं किया हो, तो उससे ऊपर नहीं जाना। जितना आपने ट्रेनिंग किया है उतना ही आपको करना है, ठीक है। तो ये हो गया एक। काफ़ी सारे हैं आप लिख सकते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग करते समय कुछ सुरक्षा के उपकरण, जैसे कि जो हमारे फ्लाई सूट होता है और हेलमेट होता है, इन्हें पहनना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका है क्वेश्चन 7, पर्वतारोहण के दौरान सुरक्षा के उपाय बताइए। तो पर्वतारोहण के दौरान सुरक्षा के उपाय क्या होंगे? यहाँ पे इन्होंने एक टेबल बनाकर दे रखा है। अगर आपका क्वेश्चन 3 नंबर में आता है और आप इसे टेबल बनाकर ऐसा पूरा अच्छे से टेबल बनाकर आते हैं तो टीचर आपको 3 में से 3 दे देगा। लेकिन अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है और आप ऐसे टेबल बना के आते हैं तो टीचर नहीं देगा, उसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। तो जो पर्वतारोहण है उसके दौरान सुरक्षा के उपाय क्या है? मौसम का पहले पूर्ण अनुमान होना चाहिए, ठीक है। दवाई वगैरह अपने साथ लेकर जाएं और अधिक ऊंचाई वाले बीमारी होने पर तुरंत नीचे आ जाए, यानी कि हो सकता है कि आप थोड़ा सा चढ़ाई करें और आपको ऐसा फील हो कि मेरे से आगे नहीं हो पाएगा, तो तुरंत नीचे आ जाएं, ठीक है। तापमान कम होने की वजह से क्या हो सकता है? हाइपोथर्मिया का जो खतरा है वो बढ़ता है, इसलिए शरीर को सूखा रखिए। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि आसपास के स्थान का निरीक्षण करना, यानी कि जहाँ भी आप जा रहे हैं उसको पहले अच्छे से जांच लें कि वो किस तरीके का स्थान है, ठीक है। बार बार पानी पीना, क्योंकि अगर पानी नहीं पिएंगे तो फिर क्या होगा, फिर जो खतरा है वो बढ़ जाएगा सूखेपन का। उसके बाद है पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से पुष्ट होना, यानी कि आपको शारीरिक रूप से पुष्ट होना अति आवश्यक है अगर आप पर्वतारोहण करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें लिख कर आ सकते हैं। फिर रिवर राफ्टिंग के समय ये जो उपाय हैं वो क्या कर सकते हैं? तो रिवर राफ्टिंग मीन्स जो रिवर में किया जाता है, ठीक है।
इसके लिए सबसे पहली बात आपको तैरना आना चाहिए, अच्छी तैराक की योग्यता होनी चाहिए, अकेले जाने से सदैव बचना है, यानी कि अकेले कभी नहीं जाना है। तो ये दोनों पॉइंट तो मस्ट हैं, ये लिख सकते हैं। जीवन रक्षक जैकेट पहन सकते हैं, साथ ही साथ आप हेलमेट पहन सकते हैं, ठीक है। और रिवर राफ्टिंग में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों की जांच करें, यानी कि जो भी आप उपकरण लेकर जा रहे हैं उनकी जांच करें, ठीक है। और भी आप लिख सकते हैं जिसके अंधेरा होने पर रिवर राफ्टिंग ना करें, ठीक है, इस तरीके से। तो क्लियर है। उसके बाद है ट्रैकिंग करते समय क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। यहाँ पे सावधानी पूछे हैं, वहाँ पे सुरक्षा के उपाय पूछे थे, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना है। फर्स्ट है इसका, बरसात के मौसम में ट्रैकिंग ना करना, बिजली चमकने के समय शिखर पर ना रुकना, यानी कि जब भी बिजली चमकती है तो आप सभी को पता है कि बिजली जो है वो एक डायरेक्शन में जो शिखर होता है, यानी कि उसकी जो चोटी कुछ इस तरीके से होती है, तो जो बिजली होगी ना वो इस तरीके से इस पर गिर जाएगी एक उससे। तो जब भी बिजली अगर चमकती है तो हमें इस शिखर पर नहीं रुकना, सीधे हमें नीचे आ जाना है, करेक्ट है। साथ ही साथ बरसात के मौसम में ट्रैकिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद है अपनी आवश्यक सामग्री लेकर जाएं, जैसे कि पानी लेकर जाएं और माचिस, भोजन, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको लेकर जानी है। कुछ कपड़े भी लेकर जा सकते हैं आप एक दो, क्योंकि हो सकता है कि आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो आपके कपड़े फट जाएं या फिर वो गीले हो जाएं, ठीक है। ट्रैकिंग पर जाने से पहले गंतव्य स्थान की जो मौसम रिपोर्ट है उसको देख लें। ऐसा नहीं है कि बारिश का मौसम नहीं है तो आप चले जा रहे हैं ऐसे ही करके, आपको पहले जहाँ पर भी आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको चेक करना चाहिए कि क्या ये जो मौसम है यहाँ का ये बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर एकदम से बरसात हो जाए, तो मौसम विभाग हमें बता देता है, ठीक है। और कीटों से बचने के लिए आप फुल बाजू की कमीज़ पहनकर जा सकते हैं। पैरों में उच्च जूते पहनने बहुत ज़रूरी होते हैं, वरना फिसल सकते हैं। ट्रैकिंग करते समय पत्ते व फूल ना खाएं, ठीक है, ये जहरीले हो सकते हैं। और हृदय तथा फेफड़े संबंधी अगर आपको बीमारी है तो वो पर्सन क्या करे, वो ट्रैकिंग ना करें। अब आपके आ जाता है क्वेश्चन 5 मार्क्स के। इसमें क्या है, इसमें है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि रॉक क्लाइंबिंग पर और कैंपिंग पर। तो रॉक क्लाइंबिंग पर आप अच्छे से टिप्पणी कर सकते हैं। अब तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करके बता दें कि किस तरीके से रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अधिक मानसिक नियंत्रण, फुर्ती, लचीलापन होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। और वास्तव में यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसमें प्रतिभागी प्रकृति चट्टानों तथा कृत्रिम चट्टानों पर चढ़ता है। हम सभी को पता है कि रॉक क्लाइंबिंग पर हमें चट्टानों पर चढ़ना होता है, ठीक है। तो आपको इस खेल के बारे में ही डिफाइन करना है। फिर है कैंपिंग। कैंपिंग आप सभी ने देख रखा है, कैंपिंग आपने कभी टीवी सीरियल्स में देखा होगा, या फिर कोई ऐसा गेम वगैरह होता है, मूवी वगैरह होती है, सीरीज़ होती है, उसमें देखा होगा। कैंपिंग तो अधिकतर लोग करते ही हैं। तो कैंपिंग एक प्रकार का मनोरंजक आउटडोर क्रियाकलाप है जिसमें कि व्यक्ति नियमित निवास स्थान को छोड़कर प्रकृति का आनंद उठाने के लिए कुछ रात खुले के में कैंप जो स्थल है वो बनाता है, यानी कि कैंप कुछ इस तरीके का हम बनाते हैं, वहीं पे हम खाना खाते हैं, वहीं पे हम सोते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, बट उसमें भी काफ़ी सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। 1 सेकेंड, ये जो PDF है छोटी हो गई है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि क्वेश्चन 2 इन्होंने कहा है कि जो हमारा रिवर राफ्टिंग होता है, रिवर राफ्टिंग, उसमें जो भी कठिनाई आती है उनको बताओ। तो यहाँ पे लिखा है कि रिवर राफ्टिंग के विभिन्न श्रेणियों का उनकी कठिनाइयों के आधार पर वर्गीकरण करो। तो रिवर राफ्टिंग में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे कि इस श्रेणी में बहते जल की आसान लहरों पर राफ्टिंग की जाती है, जिसमें कि अधिक कौशल की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। देखो, कठिनाइयों के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमें जो लहरें हैं ज़्यादा अगर तेज़ होती हैं तो उस टाइम पे हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तेज़ होंगी, उनका बहाव ज़्यादा तेज़ होगा तो हमें डूबने का खतरा हो सकता है, ठीक है। तो इसी में आपको वो कठिनाइयाँ बताने की जो कठिनाइयाँ इसमें हो सकती हैं। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा के द्वारा नेता बनने की प्रक्रिया का वर्णन करो, यानी कि शारीरिक शिक्षा जो है उसके द्वारा नेता कैसे बना जा सकता है। तो छात्रों का विश्लेषण करना, यानी कि कौन से छात्र के अंदर कौन सा जो कौशल है वो विकसित है, नेतृत्व का कौशल है या नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट फिर है नेतृत्व के गुण में और अधिक सुधार लाने के लिए विद्यार्थियों की पहचान करना, यानी कि नेतृत्व का गुण जो है उसकी पहचान करना कि इस विद्यार्थी के अंदर क्या नेतृत्व का गुण है या फिर नहीं, और उन्हें छोटे मोटे काम सौंप देना, इस तरीके से जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेतृत्व कौशल के विकास हेतु विभिन्न पद्धतियाँ अपना सकते हैं, जैसे कि छात्रों को छोटे मोटे जो खेल हैं उनका प्रबंध करवाने के लिए आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर आप लिख सकते हैं कि जो विद्यार्थी
विद्यार्थियों में विश्वास और तथा भरोसा रखना है, यानी कि जो भी विद्यार्थी पर आप अपना काम सौंप रहे हैं उस पर आपका विश्वास और भरोसा होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से पुरस्कार द्वारा, यानी कि हो सकता है, देखो अगर आप किसी को खेल के लिए उसका प्रबंध करने के लिए दे रहे हैं कुछ विद्यार्थियों को या फिर एक विद्यार्थी को, तो अगर वो अच्छा करता है और सभी को वो पसंद आता है तो प्लीज़ उन्हें पुरस्कार भी दें। अगर पुरस्कार उनको मिलेगा तो क्या होगा, उनके मन में और चेष्टा बढ़ेगी इस कार्य को करने के लिए। ठीक है, उत्सुकता भी बढ़ेगी। तो ये लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि जो साहसिक क्रियाकलाप है उसके दौरान क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। तो साहसिक क्रियाकलाप के दौरान क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो करने वाली लिख सकते हैं कि ये करना चाहिए भाई, क्या है इसमें, साहसिक गतिविधियों को किसी परीक्षित मार्गदर्शन की निगरानी में ही करें। जो भी आप साहसिक गतिविधियाँ कर रहे हैं वो किसी ट्रेनर की निगरानी में ही करें। साथ ही साथ गतिविधियों के दौरान वाले रास्ते और जगह का संपूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है। गुणवत्ता वाले उपकरणों का इंतजाम करना, यानी कि जो भी अच्छे आपके उपकरण हैं उनका। और क्या है नेक्स्ट आपका, जो नष्ट होने योग्य है तथा नष्ट न होने योग्य पदार्थ है उनको अलग अलग कूड़ेदान में डालें। ये कार्य आप कर सकते हैं। कैंपिंग के दौरान किसी भी प्रकार के मौसम का सामना करने हेतु तैयारी रखनी अपनी। ठीक है, नेक्स्ट फिर आप ये लिखना कि आपको कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। तो कौन सी चीज़ें नहीं करनी है वो ये है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के में भाग लेने से किस प्रकार नेतृत्व के गुण का विकास होगा। तो किस प्रकार होगा, जैसा कि किस तरीके से हम नेतृत्व का जो गुण है वो कर सकते हैं, उसी तरीके से अब यहाँ पे आपको लिख सकते हैं। जैसा कि जो लीडरशिप है उसमें किस तरीके से होगा विकास, निष्ठावान, धैर्य से और बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। ठीक है, ऊर्जावान होना चाहिए और अनुशासित होना चाहिए, सामंजस्य बिठाने वाला होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ दिया होगा, नहीं दिया, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है बस, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व के लिए आवश्यक गुणों की व्याख्या करें, यानी कि क्या क्या आवश्यक गुण है जो होने चाहिए। तो देखो जो नेतृत्व के गुण हैं आपको यहाँ पे बेसिकली वही लिखना है। लैंग्वेज घुमा फिरा के दी है, जैसा क्वेश्चन हमने बहुत पहले किया था स्टार्टिंग में, वैसा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है, बस अपने पॉइंट्स को बढ़ा देना। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। तो आपका चैप्टर भी यहाँ से ख़त्म हो जाता है ये वाला मेरी तरफ से। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, एंड अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आए। और आपको सब्सक्राइब क्यों करना है ये भी सुन लीजिए। देखो आपके पास अभी फिजिकल एजुकेशन है 11th क्लास में, एंड देन आपकी 11th क्लास खत्म होती क्लास 12th में आप एंटर कर जाएंगे, और उसके लिए भी आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़नी पड़ेगी। तो हमारे चैनल पर फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th के लिए उसकी पूरी बड़ी प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो अभी से अपनी तैयारी करनी स्टार्ट कर दो, अभी से सब्सक्राइब करके रख लो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो मिलेंगे इसकी नेक्स्ट कोई भी चैप्टर होगा आपका जो फिजिकल एजुकेशन का, उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।